अच्छा बेटा, आज हम जो है वो लेक्चर 24 के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। ये इसका वीडियो का पार्ट 1 है। बाद में इसका पार्ट 2 आएगा। ये शुरू के कुछ लेक्चर्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा डेंस हैं। आगे जाके फिर आपको आसानी होगी जब ये टॉपिक में हम आप थोड़ा आगे बढ़ जाओगे ना। ये प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट है ना इसका, ये बहुत कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी वाला है। ये शुरू में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती हैं, लेकिन बेसिकली आप ये समझो ये चीज़ मुश्किल नहीं है बहुत ज़्यादा। आपको बस कुछ रूल्स समझ में आने चाहिए। तो अब हम इसका डायरेक्ट एग्जांपल्स करना शुरू करते हैं। ये पहली एग्जांपल है यहाँ की। अगर आप ये एग्जांपल कर सकते हो तो आगे जाके आप दूसरी एग्जांपल्स भी कर सकते हो। आप ये बात याद रखो अपने माइंड में कि जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी की थी हमने वो डिफरेंट चीज़ है। ये कंटिन्यूअस वैल्यूज वाली प्रोबेबिलिटी है, ये भी डिफरेंट चीज़ है। और आप यहाँ पे जो है दो चीज़ें माइंड में अलग कर लो अपने। ये एफ ऑफ एक्स जो होता है ना, ये डेंसिटी फंक्शन होता है। और ये एफ ऑफ एक्स जिसमें कैपिटल एफ यूज हो रहा हो, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। ये दो डिफरेंट चीजें हैं और सेम चीजें नहीं है ये सेम चीजें नहीं है ये लोग। तो ना आप ये दिमाग में याद रखो कि ये बार बार जो है ये वाला एफ यूज कर रहा है, ये वाला एफ यूज कर रहा है। और नोट्स जो है उनमें बहुत सारी जगह गलत भी लिखा हुआ है, मिस्टेक्स भी हुई हुई हैं, स्टेप्स भी मिसिंग है। तो आप नोट्स को देख के कंफ्यूज नहीं हो। मेरे पास यहाँ पे दूसरी बुक्स वगैरह जो है उनसे भी मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाए हैं और खुद भी सॉल्व करके दिखाया हुआ है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। मेन चीज जो आप याद रखो, ये टेस्ट जो आपका ले रहा है ना, ये प्रोबेबिलिटी का नहीं ले रहे, ये ले रहे हैं कि यार आपको रूल्स याद है प्रोबेबिलिटी के, है ना यार। और आपको कैलकुलस आता है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ये सब चीजें सही से आती हैं या नहीं आती। अच्छा, उसके अलावा ये दो रूल्स भी आप याद रखो जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो ना। लिमिट बेस्ड इंटीग्रेशन जो होती है, क्या बोलते हैं, पार्शियल इंटीग्रेशन जो होती है, उसकी ये दो रूल्स भी याद रखो। अगर ब्रैकेट के अंदर डेरिवेटिव होता है ना, अगर ब्रैकेट के अंदर ये डी है ना, कोई भी ABCD कुछ भी लिखा है, कोई भी कांस्टेंट है, तो आप उसको ब्रैकेट के बाहर ले आओ बिना इशू के, कोई इशू नहीं होगा आपको। और उसके अलावा ये वाला रूल जो इसको सॉल्व करने का, ये अच्छी तरह याद रखो। अगर x/c है और यहाँ पे अपर लिमिट दी हुई है a, लोअर लिमिट दी हुई है b, तो ये लिमिट्स हैं, ये इसकी पावर नहीं है, ये लिमिट्स हैं इसकी। जो कैलकुलस में आपको लिमिट्स का पढ़ाते हैं ना, ये वो है, वही है। अगर आपको नहीं याद तो आप एक दफ़ा जाओ और कैलकुलस अपना बेसिक रिवाइज करो, जिसमें आपको क्या बोलते हैं, पार्शियल इंटीग्रेशन सिखाते हैं। कैलकुलस अच्छी तरह आना चाहिए, इससे पहले आप इस पार्ट तक पहुंचे हैं। अच्छा, ये बेसिकली बहुत आसान है। ये वाला ए जो अपर लिमिट का होता है ये यहाँ आ जाता है, और ये वाला बी जो लोअर लिमिट का होता है ये यहाँ आ जाता है, और सी दोनों के नीचे आ जाता है। ये वाला सी जो है ये यहाँ भी आ जाता है, यहाँ भी आ जाता है, और बीच में माइनस आ जाता है। और फिर जो भी उसका आंसर निकले आप निकाल लो उसका आंसर। ये जो ब्रैकेट्स है ना, ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट से कर्ली ब्रैकेट बन जाता है। क्योंकि अब जो है ये पार्शियल इंटीग्रेशन लिमिट्स वगैरह के बारे में बात नहीं हो रही है। तो आप बस ये समझो कि ये जो है ना, A/C माइनस B/C, इसको लिखने का शॉर्ट तरीका ये होता है कि आप x/c लिख दो, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करो, A ऊपर लिख दो, B नीचे लिख दो। ये इसको लिखने का शॉर्ट तरीका है। और ये रूल आप याद रखो, ये प्रोबेबिलिटी के लिए काम आता है और पार्शियल इंटीग्रेशन के लिए। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं। बुक में ये जो है बहुत बुरी तरह सॉल्व हुआ है और बीच में स्टेप सारे मिसिंग हैं। यहाँ पे मैं आपको जो है वो सारे स्टेप्स करके दिखा रहा हूँ। पहले सबसे पहले आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू ढूंढनी है। सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइंड एज फॉलोज मे बी अ डेंसिटी फंक्शन। अच्छा, ये जो एफ ऑफ एक्स की नीचे डेफिनेशन दी हुई है। अब ये डेंसिटी फंक्शन के लिए दो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करनी होती है आपको। बगैर उनके डेंसिटी फंक्शन नहीं होता वो। पहली होती है कि भाई कोई नेगेटिव वैल्यूज नहीं हो उसमें, और दूसरी होती है कि यार टोटल एरिया जो है उसका वो 1 हो। ये दो रिक्वायरमेंट्स करनी होती हैं। खत्म। आपको अभी मैं आपको आहिस्ते आहिस्ते दिखाऊंगा करते करते। पहली चीज आप याद रखो कि भाई ये पहले सबसे पहले आपको सॉल्व करने को बोल रहा है। सबसे पहले आपको बोला है के की वैल्यू ढूंढो, तभी हम के की वैल्यू ढूंढेंगे, फिक्र नहीं करो। फिर ये पार्ट ए है क्वेश्चन का, फिर पार्ट बी है, सी है, डी है, ई है। 5 पार्ट हैं इसके। अच्छा, पार्ट बी बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दी हुई है ना, यहाँ पे देखो जरा आप। ये पार्ट बी जो है ये बहुत आसान है। ये बोल रहा है कंप्यूट x=1। अच्छा, जब भी x= कोई नंबर कर रहा हो डायरेक्ट, कोई नंबर कोई फ्रैक्शन कुछ भी कर रहा हो, तो फिर उसकी वैल्यू हमेशा जीरो होगी, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो उसमें कुछ कंप्यूटेशन की जरूरत नहीं है, बस इसको इक्वल जीरो कर दो और बोल दो कि यार ये रूल है कि भाई जब भी वैल्यू डायरेक्ट 1 होती है, हमने बात की थी ना याद है कि जब कंटिन्यूअस वेरिएबल्स होते हैं प्रोबेबिलिटीज में, तो क्या करते हैं आप, जब डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं तो उनकी वैल्यूज होती हैं, जब कंटिन्यूअस वेरिएबल्स होते हैं तो इन्फिनिट पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, और उसकी वजह से कोई भी एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी जो है वो जीरो होती है। तो क्या चांस ये बोल रहे क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्स की वैल्यू 1 है।
क्या प्रोबेबिलिटी है? जीरो प्रोबेबिलिटी। क्यों? क्योंकि एक्स की इन्फिनिटी पॉसिबल वैल्यूज हैं जो आ सकती हैं। तो उन सब वैल्यूज को मिला के क्या प्रोबेबिलिटी है कि सबके सब आ जाएंगे? सबके सब आने का चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है? 100% प्रोबेबिलिटी कि उनमें से एक तो आएगी आएगी, है ना? तो उसी तरह क्या गारंटी है कि उनमें से एक स्पेसिफिक वाली आने वाली है? कोई भी गारंटी नहीं है, जीरो गारंटी है। इस वजह से जब भी प्रोबेबिलिटी हो ना, बोले कि भाई ये कोई एक ना वैल्यू है, ये आएगी एक्स की वैल्यू, कोई एक स्पेसिफिक नंबर हो और बोले यार क्या चांस है, कंप्यूट करो क्या चांस है इसके आने का। जीरो चांस है उसके आने का, किसी भी एक चीज के आने का कोई फिक्स चांस नहीं है। तो इस वजह से जीरो बोल देते हैं हम उसे। अच्छा, कंप्यूट करने को प्रोबेबिलिटी ये बोला है सी में, ये हम करेंगे। डी वाला पार्ट है कंप्यूट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये छोटा वाला एफ ऑफ एक्स है, ये वाला है डेंसिटी फंक्शन। अब हम इसे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैलकुलेट करने को बोला हुआ है। तो ये करेंगे हम यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये वाला जो एफ है स्टाइल से ऐसे लिखा हुआ है 40 वाला सिंबल यूज करके ना। तो ये वाला एफ यहाँ स्मॉल एफ के तौर पे भी लिखा हुआ होता है इसने खाली। तो ये दोनों, ये वाला एफ और ये वाला एफ है कि ये, इसको बोलते हैं स्मॉल एफ और इसको बोलते हैं 40। इस सिंबल को जो एफ जैसा लगता है इसे बोलते हैं 40। तो 40 और सिंबल एक्स एक जैसा लगता है, ये एक ही चीज़ है। इसका मतलब है डेंसिटी फंक्शन, और बड़े वाले एफ का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अच्छा, और फिर ये हम ई वाला पार्ट भी करेंगे। आप हाथ के हाथ सीखते जाओ जरा इस चीज़ को, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो आपको बीच में। अच्छा, देखो जरा इधर। ये बोल रहा है कि ये आपका फंक्शन है, ये वो ऊपर से कॉपी उतारा है यहाँ पे। ये जो ये वाला पार्ट है ना, यहाँ से कॉपी करके यहाँ उतार लिया हमने इसे। अब हमें बोल रहा है के ढूंढो। तो यहाँ पे इसने के ढूंढ के नहीं दिखाया, यहाँ पे इसने बस बोल दिया नोट्स में कि भाई वी ऑब्टेंड के इक्वल्स 1/2। तो आपको पूछना भाई ये के आया कहाँ से, आसमान से आ गया कि ये? तो ये कैंडिडेट फंक्शन जो ये जो ऊपर वाला फंक्शन है, ये कैंडिडेट फंक्शन है। सही है। हमें इसका रियल फंक्शन, रियल डेंसिटी फंक्शन निकालना है। तो कैंडिडेट फंक्शन में ये के होता है, जब तक आपको के की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक आपको रियल डेंसिटी फंक्शन नहीं पता होगा। रियल डेंसिटी फंक्शन पता चल जाएगा तो ये बन जाएगा, ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स, और ये पीस वाइज फंक्शन लिखा है। पीस वाइज फंक्शन क्या? जिसमें अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग आंसर्स दिए हों। तो ये पीस वाइज फंक्शन जो लिखा है ये इसका रियल फंक्शन है, रियल डेंसिटी फंक्शन है ये इसका। ये ऊपर वाला कैंडिडेट फंक्शन कहलाता है, कैंडिडेट डेंसिटी फंक्शन। इसको इसको रियल बनाने के लिए जरूरी है कि ये 1 के बराबर हो ना। ये जो भी आपका फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ये रूल है कि भाई जो कैंडिडेट फंक्शन है ये 1 के बराबर हो जाएगा तो ये डेंसिटी फंक्शन बन जाएगा। ये 1 के बराबर नहीं होगा जब तक के की वैल्यू नहीं पता चलेगी। तो फिर हम किस तरह सॉल्व करें इसे? हम जो है ये लेते हैं, देखो यहाँ पे कहाँ से जा रहा है, 0 से 2 तक जा रहा है ना? तो एक्स इज लेस देन 0 और x इज लेस देन 2 और ग्रेटर देन 0, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो फिर हम क्या करेंगे, हम जो है ये इसका फंक्शन बना देंगे, इसको सॉल्व करो। देखो हमने ये इंटीग्रल बनाया, 0 नीचे गया 2 ऊपर गया, और के एक्स डी एक्स इक्वल्स 1 ये सेट करके, ये रूल है आप समझो, ये इस तरह करना है आपको। के की वैल्यू ढूंढनी है ना आपको, तो आपको ऊपर और नीचे वाला नंबर पता होना चाहिए, वो जो उसने बताया होगा सवाल में। यहाँ पे बताया हुआ ना सवाल में इसने, ये देखो यहाँ पे बताया हुआ है 0 और 2, यहाँ पे बताया हुआ है। अच्छा, अभी यहाँ पे देखो जरा आप, यहाँ पे एक कंडीशन बताई हुई है और बाकी सारी जीरो है, तो जीरो पे तो जीरो ही है, फिक्र नहीं करो आप। लेकिन अगर यहाँ पे 2-3 कंडीशन बताई होंगी तो आपको यही सवाल 2-3 दफा सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर 2-3 फंक्शन बताने होंगे आपको आंसर ना, ये जो आपका रियल डेंसिटी फंक्शन आएगा यहाँ पे 2-3 दफा बताने होंगे आपको। यहाँ फिलहाल एक ही है तो आप फिक्र नहीं करो। अच्छा, तो किस तरह करोगे आप? ये 0 से 2 तक था ना, देखो 0 से 2 तक है ना ऊपर सवाल में, 0 से 2 तक। तो आप ले लो इसे। 0 नीचे गया 2 ऊपर गया, के ढूंढना है आपको खाली, तो आपने के लिख दिया यहाँ पे। और आपने जो है बस एक्स जी एक्स लिख दिया, अब आपने इसे सॉल्व करना है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कि आपने इसको बाहर पुल कर लिया, और ये वाला पार्ट आपने सॉल्व किया। अब ये वाला पार्ट कि आपने इंटीग्रल बॉटम लिमिट 0 है, टॉप लिमिट 2 है, और बस आपने इसको सॉल्व कर लिया है। ये सॉल्व किस तरह हो गया? ये सॉल्व आपको ये आराम से यहाँ पे आ जाएगा। इसको आपको बस यहाँ से इस तरह लिखना है, कुछ नहीं करना है। आपने इसके एक्स का इंटीग्रल निकाल लिया, ये इंटीग्रल आ गया, और फिर आपने ये पार्शियल के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स निकाले। इंटीग्रल निकालना आपको आता है, इंटीग्रल निकालना निकालना जिसको नहीं आता वो जाके इंटीग्रल निकालना सीखे पुरानी वीडियोस में। अच्छा, ये एक्स का इंटीग्रल निकाल लिया, क्या है x² अपॉन 2। और उसके बाद ये आपने पार्शियल के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए, कि ये ऐसे ही आ गया। पार्शियल के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए और ऊपर 2 गया नीचे 0 गया। अब आपको क्या करना है, ये आपको ये करना है, ये यहाँ पे लगा हुआ है ना पार्शियल के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये आ गया आपका x²,
ये आ गया आपका नीचे टू, और ये आपके ब्रैकेट्स लगा लिए आपने। ये ये देखो, ये एक्स स्क्वायर आ गया, ये बॉटम में टू आ गया डिनोमिनेटर में। स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाया, टू ऊपर गया, जीरो नीचे आया। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप ये वाला रूल जो हमने बात की थी ना यहाँ पे, इस वाले रूल को फॉलो करो। देखो, इस वाले रूल को आप फॉलो करो। इसको यहाँ रख देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं हो ना। तो इस वाले रूल को आप फॉलो करोगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर, सबसे पहले हम टू लिखो, एक्स की जगह टू लगाओ, तो क्या बनेगा? टू स्क्वायर, टू स्क्वायर तो फोर होता है ना, तो यहाँ पे फोर आ गया। फिर नीचे टू ऐसा कैसे ही आ गया। फिर यहाँ पे क्या होता है? नीचे जीरो है, तो नीचे वाली लिमिट जीरो है, तो यहाँ पे हमने क्या किया? जीरो स्क्वायर, एक्स की जगह जीरो डाला तो जीरो स्क्वायर आ गया। जीरो स्क्वायर क्या होता है? जीरो। तो यहाँ पे जीरो आ गया, तो यहाँ पे फोर आ गया, यहाँ पे जीरो आ गया, और दोनों के नीचे टू आएगा। अब इसका डिफरेंस ले लो, माइनस कर भी कर दो इनको, तो यह क्या आ गया? फोर अपॉन टू। जब फोर अपॉन टू आ गया, यहाँ पे फोर में से जीरो माइनस किया, खत्म बात। तो फोर अपॉन टू आ गया। फोर अपॉन टू क्या होता है? टू। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमने क्या बना लिया? यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा फोर अपॉन टू। फोर अपॉन टू का मतलब है टू। तो क्या बन जाएगा? ये के मल्टीप्लाई फोर अपॉन टू इक्वल्स टू के। अब हमने ऊपर जो है ना, ये जो पूरा हमने सॉल्व किया, ये टू के बन गया, तो आंसर क्या है हमारे पास? टू के इक्वल्स वन। ये जो इंटीग्रल था ना के एक्स डी एक्स का, बॉटम लिमिट जीरो अपर लिमिट टू इक्वल्स वन था ना, तो अब इसकी वैल्यू तो टू के निकल आई, तो टू के इक्वल्स वन आ गया। टू के इक्वल्स वन में आप क्या करेंगे? आप टू के इक्वल्स वन है अगर आप, तो आपकी उसमें के की वैल्यू सिंपल अलजेब्रा से निकल आएगी। टू इधर ले जाओ, दोनों साइडों से आपने टू डिवाइड कर लिया, क्या बना? के इक्वल्स वन अपॉन टू, खत्म बात। टू के को टू से डिवाइड करेंगे तो के बचेगा, वन अपॉन टू, वन को टू से डिवाइड करेंगे तो वन अपॉन टू बन जाएगा। तो के इक्वल्स वन अपॉन टू इस तरह आ गया। अब हमारे पास इस सवाल में, अच्छा कुछ भी आपको पूछना ही है तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हो, मैसेज वगैरह सेंड कर सकते हो, कोई बात नहीं। कॉम्प्लिकेटेड होता है ये, पहली दफा करते हैं आप तो। अच्छा, इस तरह के इक्वल्स वन अपॉइंट टू मिल गया आपको। अब के इक्वल्स वन अपॉइंट टू कर लिया आपने, तो आपको फिर ये सब आसानी से पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे इसमें डालोगे आप, के एक्स में के की जगह वन अपॉइंट टू डाल दो, तो क्या बनेगा? ये एक्स अपॉइंट टू बन जाएगा, ये तो एक्स अपॉइंट टू यहाँ पे आ गया। उसी तरह अगर जीरो है तो जीरो के अंदर तो के की वैल्यू डाल नहीं सकते, तो क्या आएगा? जीरो। तो फिर इस जगह पे के एक्स में के की वैल्यू डालिए, तो क्या आ गया? इस जगह पे आंसर आ गया एक्स अपॉइंट टू, और एल्सफेयर क्या हो गया? जीरो हो गया। अच्छा, तो ये इतने सिंपल आसानी से सॉल्व हो गया। और अब ये ई वाला पार्ट हम आगे जाके सॉल्व करेंगे, इसकी फिक्र नहीं करो आप। पहले हम इसका बी वाला पार्ट, हमने ए वाला पार्ट सॉल्व कर लिया, हमने बी वाला पार्ट सॉल्व कर लिया, बी वाला पार्ट जीरो है। अब पार्ट सी सॉल्व करते हैं, ऑर्डर में करते हैं सही से, हम इसे आगे पीछे नहीं करेंगे। अच्छा, पार्ट सी आ गया। पार्ट सी में आपने क्या किया है? ये आपने डेफिनेशन ली प्रोबेबिलिटी की, ये आपके नुस्खे नहीं है, ये दूसरी बुक से निकाला है। ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, किस तरह ये रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी हैं, ये आगे याद कर लो, यहाँ पे लिखे हैं। पॉज करो, स्क्रीनशॉट खींचो, जो चाहे करो। अच्छा, तो यहाँ पे आपने ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन दी हुई है ना यहाँ पे। इस वाले को देखो, ये जो ये वाला चौकोर है ना, इसको देखो आप, ये वाला रूल दिख रहा है, ये वाला रूल। इसको देखो आप, इस वाले रूल में आप क्या करोगे? आप इस वाले रूल में ये करोगे कि भाई बॉटम पार्ट है ना इसका, वो है ए, और टॉप पार्ट है बी। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ बॉटम पार्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। एक्स इज ग्रेटर देन वन लिखा हुआ है यहाँ पे। सिंबल्स का ध्यान रखो, यहाँ पे लेस देन के ऑर्डर में लगे मैं सिंबल, और यहाँ पे सिंबल उल्टा हुआ है। यहाँ पे इसको दिखाना चाहिए था वन इज लेस देन एक्स। तो यहाँ पे खाली बॉटम पार्ट दिया हुआ है, वन जो है बॉटम पार्ट है इसका। एक्स इज ग्रेटर देन वन है ना, तो वन नीचे गया, एक्स ऊपर गया, तो ये इस वजह से वन बॉटम पार्ट हुआ। तो वन बॉटम पार्ट है। यहाँ पे क्या लिखा है? ए इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन बी, और इक्वल टू का साइन भी है साथ साथ। ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे बस ऑर्डर आगे पीछे किया हुआ है, इन्होंने सिंबल उल्टा करके, आप पे नहीं करो। ग्रेटर देन का लेस देन का सिंबल किया, ग्रेटर देन का सिंबल लगा दिया, तो आगे पीछे हो गया। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो कि वन इधर ले जाओ, सिंबल को उल्टा कर दो, ग्रेटर देन की बजाय लेस देन बना दो, और एक्स को इधर ले आओ। तो वो प्रॉपर तरीका होता है लिखने का ऐसे, लेकिन इसमें भी लिखते हैं लोग, कोई इशू नहीं है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी और फिर एक्स और ग्रेटर देन वन आ गया, तो ये इसकी लोअर लिमिट वन है और अपर लिमिट इन्फिनिट है। जब भी ए या बी इस फॉर्मूले में, इस रूल में ए या बी दोनों में से कुछ नहीं दिया हुआ ना, तो आप उसकी जगह इन्फिनिटी लगा दो। नीचे वाली चीज नहीं दी हुई तो माइनस इन्फिनिटी लगा दो, ऊपर वाली चीज नहीं दी हुई तो प्लस इन्फिनिटी लगा दो। प्लस इन्फिनिटी की जगह बस इन्फिनिटी लिखते हैं, प्लस नहीं लिखते। अच्छा, तो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे लोअर लिमिट दी हुई है वन, अपर लिमिट नहीं दी हुई है, अपर लिमिट आपने इन्फिनिटी लगा दी। और ये एफ ऑफ एक्स आ गया और डी एक्स आ गया, ये इसका वो है, फॉर्मूला है ये इसका। ये ये जो है ये फॉर्मूला है इसका। या ये पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन वन, ये लिखा हुआ है।
और ये ग्रेटर देन का साइन है, जबकि यहाँ पे फॉर्मूले में लेस देन के साइन है, तो आपको खुद ध्यान रखना है कि सही और सही तरह साइन लिखो। इसको आप ऐसे लिख सकते थे, P 1 इज लेस देन X। इस तरह भी लिख सकते थे आप इसे। ये लिखने वाले ने इसको उल्टा करके लिख दिया। अगर आपको कंफ्यूजन हो या आप इस तरह लिख दो, फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो लोअर पार्ट जो है ना वो 1 आ गया, ये वाला 1। अपर पार्ट क्योंकि इसने दिया हुआ ही नहीं है, इसने बताया हुआ नहीं कि भाई एक्स तो 1 से ग्रेटर है, एक्स से ग्रेटर क्या है ये नहीं बताया हुआ, तो उसकी जगह आप बस इन्फिनिटी लिख दोगे। अगर लोअर पार्ट नहीं बनाया हुआ बताया हुआ तो आप माइनस इन्फिनिटी भी लिख सकते थे 1 की जगह ना, लेकिन बताया हुआ नहीं 1 है लोअर पार्ट। अच्छा, बाकी फॉर्मूला क्या है, बस f(x) dx लिख दोगे आप, कोई कमाल की बात नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ऊपर वाली इस जगह पे हमने ये सॉल्व किया था कि भाई f(x) क्या है, x/2 है f(x), जब आप 0 और 2 के बीच में हो। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया x/2x, वही ऊपर से है ना। f(x = 0 फॉर x > 1, तो जब भी x > 2 हो तो वो तो 0 हो गया ना। तो आप उसको यहाँ पे क्या करोगे, देखो आप ये ऊपर वाला सवाल है, इसमें जब x > 2 हो, यहाँ पे तो x << 2 लिखा हुआ है ना, जब x > 2 हो तो आप क्या करोगे, आप इसको 0 पे ले जाओगे, कि यहाँ पे लिखा हुआ है एल्सवेयर 0 है। तो इस वजह से यहाँ पे इन्फिनिटी लिखा हुआ था ना, ये इन्फिनिटी की तो 2 से ऊपर जा नहीं सकती, तो यहाँ पे अपने अगले स्टेप में क्या किया, इन्फिनिटी हटा के 2 लीजिए, क्योंकि ये हाईएस्ट 2 तक जा सकता है, उसके अलावा तो 0 हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे 2 आ गया इन दोनों जगह पे, और ये फंक्शन जो है यहाँ पे आ गया 1 और 2 के बीच में, ये है फंक्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सवाल में कि भाई x 0 से 2 के बीच में क्या है, x x/2। तो आपने यहाँ पे क्या लगाया, x/2, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 के बीच में ही पूछा हुआ है। तो यहाँ पे तो आपको 0 से 2 तक के बीच में बताया हुआ ना, तो 0 से 2 के बीच में भी 1 भी आ जाता है। तो आपने यहाँ पे x/2 लिख दिया वहां ऊपर से कॉपी करके। ये ये वाला x/2 है ना, ये आ गया है यहाँ पे, क्योंकि 0 से 2 के बीच में आपके पास दी हुई है वैल्यू f(x) की, वैल्यू दी हुई है कि f(x) की वैल्यू दी हुई है कि भाई x/2 है 0 से 2 के बीच में। तो यहाँ पे आपको 1 से 2 के बीच में पूछी है ना इसने, तो आपने बस लिख दिया x/2। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसके कंप्यूट करना है। कंप्यूट करना तो आसान है, ये वही वाइट वाला रूल आ गया, कहाँ गया, ये वाला रूल था ना, ये वाला रूल आ गया जो हमने यहाँ भी ऊपर के साथ इस्तेमाल किया था। तो ये रूल की इस रूल में आप कितने अच्छे हैं, इस हिसाब से अगर आपको ये आ जाए, आपको इंटीग्रेशन आ गए, डेरिवेटिव्स आ गए, ये रूल आ गया, सब कुछ आ गया, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, फिर आपको बस प्रैक्टिस करनी है बैठ के। और नोट्स जो है उनसे आप बच के रहो, नोट्स में बहुत गलत गलत चीज़ें बताई हुई हैं, बहुत मिस्टेक्स की हुई हैं, तो मिस्टेक्स हो जाती हैं, कोई बात नहीं। आपको बस अपनी साइड से ध्यान रखना है। अच्छा, ये सॉल्व हो गया, और ये सारे रूल्स भी आप याद कर लो, आपको आसानी होगी। अगर एक चीज़ नहीं दी हुई, नीचे वाला चीज़ नहीं दी हुई, तो ये माइनस इन्फिनिटी है, अगर ऊपर वाली चीज़ नहीं दी हुई तो वो प्लस इन्फिनिटी है, सही है। और ये सारे रूल्स आप याद रख लो। अच्छा, ये आपने सॉल्व किया, ये यहाँ इस साइड पे आ गया ना, ये तो अब बस आपको सॉल्व करना है, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये अपने यहाँ से 1/2 है ना, x/2 क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स होता है, x/2। तो 1/2 बाहर निकाल लिया, अंदर एक्स रन दिया, फिर तो आसान है सब कुछ, बस वही वाइट वाला रूल अप्लाई करना है। और उसके बाद आंसर निकाल लिया इसका, 3/4 आ गया आंसर। तो फिर इससे आपको क्या बचेगा, 3/4 है, ये जो सवाल पूछा हुआ था ना, ये पार्ट सी में बोला था इसको कंप्यूट करो, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 3/4। ये बस मल्टीप्लाई, ये जो डॉट डला हुआ है इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन। तो आप आराम से कर लोगे, इसे कोई इशू नहीं है। फिर है पार्ट डी, और मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी को ये वाइट वाला रूल नहीं समझ में आता तो वो जाके कैलकुलस सीखे सही से, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव्स और पार्शियल इंटीग्रेशन, ये सब चीज़ें अच्छी तरह सीखे, वरना ये आगे पढ़ना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम में फेल हो रहे हैं इस वजह से कि उनको ये चीज़ नहीं आती बिल्कुल भी, बेसिक कैलकुलस, इंटीग्रेशन और पार्शियल इंटीग्रेशन, ये सब चीज़ें नहीं आती उनको सही से। ऐसा नहीं है कि ये मुश्किल है, उनको बस आता ही नहीं कैलकुलस। अच्छा, 3/4 हो गया, पार्ट डी करते हैं। पार्ट डी में आपको क्या करना है, ये कंप्यूट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये बोल रहा है अब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालो, किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालो। तो ये क्या है, ये है हमारा डेंसिटी फंक्शन, तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है, तो अब हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ढूंढेंगे। पार्ट डी, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ये है डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब रूल जो अप्लाई होता है ना आपको, उसको डेफिनेशन बोलते हैं मैथ्स में। तो ये डेफिनेशन है कि अगर आपको ये ढूंढना है तो इसकी डेफिनेशन निकालो, कि डेफिनेशन है ये, तो इसका तो फॉर्मूला है ये,
हाँ ये फॉर्मूला, ये रहा ना ये फॉर्मूला, ये जो ऊपर से मैं बोल रहा हूँ याद कर लो इसे, ये फॉर्मूला है। क्या बोले भाई, प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है उसका ये फॉर्मूला है। आपको ये नहीं, ये याद रखना है, ये याद नहीं होगा तो सारे सवाल गलत। तो इसकी डेफिनेशन है ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है, तो ये तीनों बराबर हो गए। ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो ये तीनों बराबर हो गए। अच्छा, और ये चीज याद रखो कि यार, अगर डेंसिटी फंक्शन जो है वो पीस वाइज है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो पीस वाइज होगा। पीस वाइज का क्या मतलब है? पीस वाइज का मतलब है, ये यहाँ पे लिखा है ना अलग अलग तरीके में, इसके इन दोनों के दरमियान अलग वैल्यू है, बाकियों के दरमियान अलग वैल्यू है, ऐसे बोलते हैं पीसेस में डिवाइड कर देना रिजल्ट्स को। ये कोई नई चीज नहीं है, ये बेसिक अलजेब्रा है। अच्छा, तो हमने क्या किया, हमने केसेस लिए। सबसे पहले तो लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, आंसर जीरो आ गया। इसको हमने सॉल्व करना है ना, एक्स इज लेस देन जीरो। अगर एक्स लेस देन जीरो है तो इसका आंसर जीरो है। क्यों? क्योंकि वो ऊपर वाला फंक्शन लिखा है ना आपने, लेस देन जीरो तो हो ही नहीं सकता एक्स, वरना जीरो आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे केस में, केस पहले केस में क्या है, लेस देन जीरो, तो आंसर क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल जीरो, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जीरो के बराबर है। दूसरा केस है जब जीरो और एक्स के बराबर हो, तो उसने क्या बोला था, जब जीरो और एक्स के बराबर में हो तो एक्स अपॉन टू है। एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स अपॉन टू है, ये बोला था ना उसने। तो फिर क्या करेंगे उसका, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था, ये डेंसिटी फंक्शन था ये। तो अब हम इसका ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाल लें। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हम क्या करेंगे, ये हमने एक्स अपॉन टू यहाँ लिख दिया। एक्स अपॉन टू, अभी एक्स नहीं लिखेंगे हम, एक्स को टी लिखेंगे हम। ये स्टाइल है बस इनके लिखने का, आप एक्स को टी बी सी जी जो चाहे लिखो। ये लोग तमीज से जो है टी लिखते हैं, इनका कन्वेंशन है। कन्वेंशन मतलब इनके राइट करने का तरीका है, कोई इसका स्पेशल मतलब नहीं है। ये बस कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स है ना, तो यहाँ का एक्स जो है वो तो यहाँ चला गया। तो जब वो एक्स अपॉन टू ऊपर से लेकर आएंगे हमारे डेंसिटी फंक्शन से, तो फिर कंफ्यूजन होगी कि ये वाला एक्स कौन सा है और वो वाला एक्स कौन सा है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई एक्स सब वन और एक्स सब टू, वो ज़्यादा आसानी से याद आता है मुझे। लेकिन ये लोग जो कैलकुलस करते हैं ये सिर्फ टी लिखना पसंद करते हैं ऐसे ही। तो ये इनका स्टाइल है लिखने का, बस कि बस टी लिख दो, कंफ्यूजन नहीं करो। तो यहाँ पे एक्स, ये वाला एक्स तो यहाँ पे चला गया ना, तो इस वजह से यहाँ पे एक्स अपॉन टू की जगह टी अपॉन टू लिख दिया, बस अल्फाबेट्स चेंज कर दिए कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए इन लोगों ने। और उसके बाद क्या किया, बस उसको सॉल्व कर लिया, एक्स अपॉन टू आंसर आ गया। इंटीग्रेशन कर लिया बस की, पार्शियल इंटीग्रेशन की, एक्स अपॉन टू आंसर आ गया। तो जब ये है सवाल, जब ये केस हो तो एक्स स्क्वायर अपॉन फोर आ गया। और जब ये केस हो, जब टू से ही बड़ी वैल्यू, तो क्या होगी, वो असल में तो वैसे फिर से जीरो हो जाएगी, क्योंकि हमने ऊपर देखा था ना कि यार हर जगह जीरो है, इन दोनों के अलावा हर जगह जीरो है। तो असल में तो वो फिर से जीरो हो जाएगी। लेकिन ऊपर भी जैसे ऊपर हो गई थी ना, जब जीरो से कम था तो जीरो हो गई थी, जब जीरो से ज्यादा था तो जीरो हो गई थी, क्योंकि ओरिजिनल जो डेंसिटी फंक्शन है उसमें ऐसा है। लेकिन अब क्या हो गया, नीचे वाला पार्ट को हम जीरो कहेंगे और ऊपर वाले पार्ट को हम वन कहेंगे। क्यों कहेंगे ऐसा? क्योंकि अब सारी चीजों को ऐड कर लिया ना, तो ये एक्यूमुलेटेड में जमा हो गई सारी प्रोबेबिलिटी, जो इसके इस टू से नीचे जितनी भी प्रोबेबिलिटी थी वो सब जमा हो गई। तो जब सारे पॉसिबल आउटकम्स को जमा कर लो तो क्या हो जाता है, 100% चांस हो जाता है सारे इन सब में से तो कोई ना कोई आएगा ही आएगा। याद है ये सब हमने डिस्क्रीट फंक्शन में किया था। तो इस वजह से अब हम इसे वन कर देंगे। डिस्क्रीट फंक्शन हमने देखा था ना, मैं एक सेकंड ऊपर पुल करके दिखा लूँ आपको। ये पिछले वाले लेक्चर्स में आपने देखा था, कहाँ गया डिस्क्रीट फंक्शन। वो शायद दूसरी वाली पार्ट है इसकी, दूसरा वाला पेपर है। कोई बात नहीं, वो हमने रेडियो क्लॉक वाली एग्जांपल्स की थी ना, आप वापस जाके उसमें देख सकता हो। उसमें क्यूमुलेटिव की एग्जांपल दी हुई है आपको, नॉन क्यूमुलेटिव और क्यूमुलेटिव की एग्जांपल दी हुई है आपको प्रोबेबिलिटीज की। तो आप बेसिकली ये समझो यहाँ पे कि ये वही चीज़ है जो डिस्क्रीट में थी, उसी रीजन की वजह से यहाँ पे ये हो रही है
कि भाई शुरू में ये जीरो था, क्योंकि कोई भी आउटकम अभी तक हमने काउंट नहीं की थी तो जीरो हो गया। फिर इसमें सारी आउटकम्स काउंट कर ली हमने, तो अब इसके बाद सारी आउटकम्स हो गई ना, तो आखिर में प्रोबेबिलिटी उसकी वन है, यानी 100%, वन यानी 100%। क्योंकि ये अपर लिमिट है ना, तो अपर लिमिट के बाद, अपर लिमिट और उसके बाद सारी चीजें 100% होती हैं। तो वन हो गया है यहाँ पे। हमारी प्रोबेबिलिटी फंक्शन है ना हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है इसमें। इसमें जो है ये जो डेंसिटी फंक्शन है, इसमें ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों पार्ट जीरो हो सकते हैं। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, इसमें ऊपर वाला पार्ट जीरो हो सकता है, सॉरी, नीचे वाला पार्ट जीरो हो सकता है, ऊपर वाला पार्ट इसका जीरो नहीं, ऊपर वाला पार्ट इसका वन होता है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया कि इसको हम चाहें तो ऐसे लिख दें जिस तरह हमने वो लिया लिखा था ना, स्मॉल एफ ऑफ एक्स। तो इसमें क्या हो गया, ये भी एग्जैक्टली वही चीज है, बस बीच वाले पार्ट का ये था ना हमारा, क्या था, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स जीरो था हर चीज के लिए, एवरीथिंग। इसको ऊपर देख लेते हैं, ऐसे लिखने के बजाय आप इसको देखोगे ना यहाँ पे, ये वाला पार्ट, तो क्या था, इसका इंटीग्रल निकाल लिया हमने, जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसमें, ये डेंसिटी फंक्शन है ना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में इसका इस पार्ट का इंटीग्रल निकल आएगा। ये जीरो ऐसे ही आ जाएगा बाकी हर जगह। तो यहाँ पे वही हुआ है चीज, कि जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, उसमें क्या हुआ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में, कि जीरो जीरो, नीचे वाले पार्ट को जीरो दे दिया क्योंकि हर जगह जीरो था, ऊपर वाले पार्ट को वन दे दिया क्योंकि हर जगह जीरो था, और ये जो बीच वाला एरिया है बस इसका इंटीग्रल निकाल लिया हमने। तो इस तरह हमारा काम हो गया। और आपको इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है इसमें, अगर आप खाली रूल बेस्ड फॉलो करें, लेकिन आगे जाके आगे वाले सवालों में एग्जैक्टली ये चीज आ जाएगी ना आपके लिए, तो इस वजह से एक ही दफा में मैंने आसान में सिस्टम में करवा दिया आपको ये। अच्छा, बगैर उसके आप जो है ऐसे ही लिख देंगे तो बीच में स्टेप्स मिस होंगे, फिर एग्जामिनर शायद आपको बोले कि यार ये अपनी तरफ से लिख दिया कुछ भी, चीटिंग किया है क्या किया है। अच्छा, अब ये पार्ट ई आ गया है, इसको हम सॉल्व करते हैं, ये बड़ा आसान है। ये दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या डरावनी चीज़ है बिल्कुल ख्वाबों की, लेकिन असल में जो है ये सबसे ज़्यादा आसान चीज़ है। आप बस ये देखो कि ये वाला रूल है ना, कि भाई प्रोबेबिलिटी क्या है, ये वाला रूल आपको याद रखना है। प्रोबेबिलिटी ए होने की प्रोबेबिलिटी क्या है जब बी इवेंट हो रहा है, ये पूछ रहे हैं आपसे, तो इसका फॉर्मूला ये है। इंग्लिश भी याद करने की जरूरत नहीं, आप इसका फॉर्मूला लिखो। ये फॉर्मूला है, ए और ये एंड का साइन है, बी, इन दोनों के साथ साथ होने का क्या चांस है, ये पूछ रहा है बस आपसे ये। और इसका क्या फॉर्मूला है जो यहाँ लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला है ये, जब यहाँ पे अप्लाई करोगे ना आप इसे, तो ये सिंपल है। आपने क्या किया, ये ए एंड बी ऊपर लिखा आपने, ए एंड बी का फॉर्मूला क्या है, ये एक्स बीच में आ गया, और 12/3 आ गया यहाँ पे, और ये अपर लिमिट क्या दी हुई है यहाँ पे, देखो एक्स से बड़ा क्या है ये बता दिया ना, तो ये एक्स से बड़ा क्या है ये यहाँ पे आ गया ऐसे ही, ये यहाँ से यहाँ पे आ गया। और ये जो लेस देन वाला पार्ट है, यहाँ पे नहीं बताया ना, ये लेस देन वाला पार्ट आपने इससे कॉपी कर लिया क्योंकि ये इवेंट हुआ तो ये इवेंट हुआ ना। और उसके बाद आपने क्या किया कि ये जो पूरा ये वाला पार्ट है ना, ये आपने, ये जो पूरा का पूरा बी वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा आपने यहाँ कॉपी कर लिया है। तो ये इतना आसान है, कोई इसमें जना कमाल की बात नहीं है। ये एक्स वाला पार्ट यहाँ ऊपर वाली साइड पे आ गया, फिर ये बाद वाला पार्ट, बी वाला पार्ट नीचे पूरा ऐसे के वैसे ही आ गया। अब ऊपर वाले को भी तो नीचे वाली पार्ट पता होनी चाहिए ना चीज, क्योंकि फॉर्मूला में वो है ऐसा। तो ये फिर क्या हुआ, यहाँ से हमने ये वाला पार्ट भी यहाँ पे लगा दिया, तो इस तरह ये चीज हो गई पूरी। अच्छा, फिर आपने बस इसे सॉल्व करना है, ये वही वाली वाइट वाली इक्वेशन, जो वाइट वाला रूल जो मैं आपको दिखाया था, मैं दिखा देता हूँ फिर से। ये वाइट वाला रूल जो है, ये यहाँ बताया हुआ है, यहाँ भी बताया हुआ है। ये वाइट वाला रूल फॉलो करके आपको बस इसको सॉल्व करना है। एक बार ये इंटीग्रेशन हो जाएगी इसकी आपकी, ये आप देख लो, इंटीग्रेशन के रूल्स प्रोबेबिलिटी के यहाँ पे बताए हुए हैं, कि भाई ये ऐसी दिखती हो कोई चीज़,
तो प्रोबेबिलिटी निकाल, तो ये आ गया। तो ये वाला रूल दिया हुआ ना यहाँ पे, ये वाला ये वाला रूल दिया हुआ है ना यहाँ पे, ये वाला रूल अप्लाई करना है आपको बस। ये तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला रूल अप्लाई किया आपने तो आप इस स्टेप से अगले स्टेप में पहुंच गए। अच्छा, उस स्टेप से अगले स्टेप में पहुंच गए आप। आपने बेसिकली उसको पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो भी दिया हुआ है, इसका रूल अप्लाई करके इंटीग्रल फॉर्म में लिख दिया। ऐसे इंटीग्रल फॉर्म में लिख के फिर आपने इंटीग्रल निकाल लिया और उसको आपकी ये स्क्वायर ब्रैकेट फॉर्म में लिख लिया। स्क्वायर ब्रैकेट फॉर्म में फिर कंप्यूट किया, आंसर आया 5/12। बुक में नहीं दिया हुआ, ये बुक में बस आधा आधा करके छोड़ा हुआ है हर चीज़। जो हैंड आउट्स में मैंने दिया हुआ आधा आधा करके छोड़ा हुआ, आंसर आएगा इसका 5/12। सोल्यूशन निकल आया। अब ये चीज़ आपको अच्छे से इससे समझ में आ गई ना, तो अब ये बाद वाली चीज़ आपको और आसानी से समझ में आ जाएगी। इसको जो है हम इसके पार्ट 2 में स्टडी करेंगे।